आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, चंगेज खान का समकालीन कौन था? चंगेज खान का समकालीन निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश जो था चंगेज खान का समकालीन था। और इल्तुतमिश कौन था? तो दिल्ली के गुलाम वंश का तीसरा शासक था। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली के गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। और सुर साम्राज्य की स्थापना भी की थी किसने? शेरशाह सूरी ने। तो ये भी आप याद रखें। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? जी हाँ, अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो महाराणा उदय सिंह अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ का शासक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो 4 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो महात्मा गांधी ने। और कब? तो अगस्त 1942 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जी हाँ, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और कौन से अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन में। ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करिए 6 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? जी हाँ, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अधिकारों की गारंटी दी जाती है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का 7 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? जी हाँ, भारत में लोकसभा के चुनाव को निम्नलिखित में से कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग जो है भारत में लोकसभा का चुनाव करवाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का, तो श्री जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, आपको डेली के क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किनसे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। और बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति कब की गई? तो वर्ष 1957 में। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? तो ये भी प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर याद होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली का पालन किया जाता है? जी हाँ, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली का पालन किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुदलीय प्रणाली का पालन किया जाता है भारत में। तो ये आप याद रखते हुए चले।
बात करिए आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 11 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख क्षेत्रीय मिट्टी किस प्रकार की होती है? जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख क्षेत्रीय मिट्टी जो है निम्नलिखित में से वो कौन से प्रकार की होती है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख क्षेत्रीय मिट्टी होती है, तो ये आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है? जी हाँ, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इस तरफ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य में खासी और गारो जनजाति पाई जाती है, रहती है, तो ये आप याद रखते हुए चले। बात कर ले आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ, पनामा नहर जो है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अमेरिका क्षेत्र में स्थित है पनामा नहर। और पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, हेमिस नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? जी हाँ, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो आप जिस राज्य की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही राज्य में है, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय पेटेंट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? जी हाँ, भारतीय पेटेंट अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1970 में भारतीय पेटेंट अधिनियम को पारित किया गया था। और बात करें भारतीय पेटेंट कानून की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1911 में, तो ये आप याद रखते हुए चले। बात कर ले 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट को जारी करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्व आर्थिक मंच जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जारी करता है कौन? विश्व आर्थिक मंच। डियर साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र जो है अधिकतम रोजगार प्रदान करता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले गन्ना प्रजनन संस्थान का, तो ये कोयम्बटूर में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है और गन्ना प्रजनन संस्थान तो कोयम्बटूर में है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बात कर ले आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी यानी प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बात कर ले आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो वृद्धि हार्मोन जो है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जी हाँ, वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं वृद्धि हार्मोन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, अल्वेओली डैश के भीतर मौजूद गुब्बारे के जैसी संरचनाएं है? जी हाँ, अल्वेओली जो है
डैश के भीतर यानी निम्नलिखित में से किसके भीतर जो है गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फेफड़े के भीतर जो है मौजूद गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है अल्वेओली, और जो छोटी हवा की थैली भी होती है, तो ये आप याद रखिएगा। बिल्कुल भी आपको नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फल के बीज इसके बाहर होते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस फल के बीज जो है इसके बाहर होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी फल के बीज जो है इसके बाहर होते हैं, तो ये आप याद रखते हुए चलिए। बात कर लें 24 नंबर प्रश्न का, तो नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका डैश है। जी हाँ, नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने का जो तरीका है सबसे अच्छा, वो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन जो है नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले अगला प्रश्न का, तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, जब मनुष्य शराब यानी अल्कोहल पीता है तो मस्तिष्क के किस भाग के नियंत्रण का ह्रास होता है? जी हाँ, जब मनुष्य शराब का सेवन करता है, अल्कोहल का पीता है, तो मस्तिष्क के किस भाग के नियंत्रण का ह्रास होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमस्तिष्क। जी हाँ, अनुमस्तिष्क का ह्रास होता है। जब मनुष्य शराब यानी अल्कोहल पीता है तो मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क भाग के नियंत्रण का ह्रास होता है, तो ये आप याद रखें। बात कर ले 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसका प्रयोग जो है क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में किया जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसका प्रयोग जो है क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड हीलियम का जो है प्रयोग किया जाता है, किसमें? क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न का, तो वस्तु को एक समान विद्युतीय गति में बनाए रखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? जी हाँ, वस्तु को एक समान विद्युतीय गति में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस बल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है वस्तु को एक समान विद्युतीय गति में बनाए रखने के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, संघनन क्या है? जी हाँ, संघनन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है, और वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प या गैस का द्रव में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? संघनन कहलाती है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वानट हॉफजे थे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। और कब इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वर्ष 1901 में, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? जी हाँ, गोबर गैस में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। जी हाँ, मीथेन जो गोबर गैस में मुख्य रूप से शामिल होता है, तो ये आप याद रखिएगा। बात कर ले 31 नंबर प्रश्न का, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये आपको पहचान करके बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आप याद रखिए। सदिश राशि और अदिश राशि से भी संबंधित आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? जी हाँ, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसेक का उपयोग होता है नदी के प्रवाह को मापने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 33 नंबर प्रश्न को। लेकिन उससे पहले साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब तो आपको आज का सेशन पसंद आ ही रहा है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात कर ले आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो न्यूटन ने डैश के लिए गति की मात्रा वाक्यांश का उपयोग किया? जी हाँ, न्यूटन ने किसके लिए गति की मात्रा वाक्यांश का उपयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवेग के लिए गति की मात्रा वाक्यांश का उपयोग किया था न्यूटन ने, तो ये आप याद रखिएगा।
और फिर 35 नंबर प्रश्न का, तो केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? जी हाँ, केल्विन पैमाने पर जल का जो हिमांक होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 273.15 केल्विन जो है केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। और वही बात करें फ़ारेनहाइट में, तो पानी के हिमांक का तापमान की अगर बात करें फ़ारेनहाइट में, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को और बात करें आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो किसे गैलीलियो के नियम के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति के पहला नियम को गैलीलियो के नियम के भी नाम से जाना जाता है, जिसे जड़त्व के नियम के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और बात करिए आज का 37 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत मोटर डैश में परिवर्तित करता है? जी हाँ, विद्युत मोटर जो है निम्नलिखित में से किससे परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर, तो ये आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोने के बारे में गलत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सोने के बारे में गलत लिखी हुई है, ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। सोने के लिए रासायनिक प्रतीक जो है एजी है, ये गलत लिखा हुआ है, बल्कि इसका जो प्रतीक होता है एयू होता है, ठीक है। और वहीं बात करें ऑप्शन बी का, तो सोना एक अपेक्षाकृत निष्क्रिय धातु है, ये सही है। ऑप्शन सी में सोना अघातवर्ध है और तन्य धातु है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गलत लिखा हुआ है सोने के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जरूर याद रखें। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? जी हाँ, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और लौह आयन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में लौह आयन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को। तो आज का 40 नंबर प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन का लगभग कितने समय का होता है? जी हाँ, मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC का जो जीवन काल होता है लगभग कितने समय का होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 से 20 दिनों के बीच की होती है WBC का जीवन काल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगा हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें, जो लोग बिहार SSC 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।